आज का टॉपिक है रेस्पायरेशन। क्लास 10th के लेसन 6 लाइफ प्रोसेस का रेस्पायरेशन टॉपिक। द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग यूटिलाइज द फूड टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। ठीक है, इसका मतलब है कि फूड का यूटिलाइजेशन एनर्जी के लिए जब किया जाता है तो उसे रेस्पायरेशन कहते हैं। अब रेस्पायरेशन बेसिकली है क्या? रेस्पायरेशन है कि हम जो खाना खा रहे हैं, एनर्जी के लिए हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो उससे हम एनर्जी जो निकालने की, उससे एनर्जी लेने की जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। आपने फूड खाया, फूड के अंदर एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी हम बाहर कैसे लेके आएंगे, उस प्रोसेस को, बाहर लाने के प्रोसेस को कहते हैं रेस्पायरेशन। ठीक है, रेस्पायरेशन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन which cover which carbohydrate in which carbohydrate is oxidized to produce energy। ठीक है, यानी कि ये कैसी केमिकल रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसे बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। इसमें किसका ऑक्सीडेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होते हैं और उससे क्या बनती है? एनर्जी बनती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पायरेशन एंड द एनर्जी रिलीज्ड इन द स्टोर इन फॉर्म ऑफ एटीपी। यानी इसकी साइट कौन सी है? रेस्पायरेशन की साइट कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया है। और एनर्जी जो रिलीज होती है वो किस में होती है? एटीपी में होती है। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी में एडिनोसिन के साथ में 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसीलिए से बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी स्टोर इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड इज रिलीज्ड एज पर नीड। जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे वैसे रिलीज होती जाती है। ठीक है, तो यहां पर एक 3 बातें, इस पूरे पैराग्राफ में 3 बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली पहली आप अपने आप समझते जाएंगे। सबसे पहला काम है कि जो है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पायरेशन? दैट इज एनर्जी। ठीक है, एनर्जी। इसके साथ साथ में एक बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड निकलता ही है। ठीक है, मेन प्रोडक्ट क्या है? एनर्जी। और वो भी किसके फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी के फॉर्म में। तो पहली बात है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पायरेशन? दैट इज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दूसरा, ये कहां होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, ये कहां होता है? बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तीसरा, कि ये किस तरह की केमिकल रिएक्शन है? ये ऑक्सीडेशन है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है। चलिए, अब आता है स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के क्या क्या स्टेप होते हैं? सबसे पहला, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ग्लूकोज इन द पायरुवेट। ठीक है, ग्लूकोज को पायरुवेट में तोड़ना, ग्लूकोज को तोड़ना, ग्लूकोज का लाइसिस करना, इसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ब्रेकिंग डाउन इज ऑल्सो नोन एज लाइसिस, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस पहला स्टेप क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस होता है, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है। किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता। ठीक है, इसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं, और जब ये टूट जाता है तो 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं पायरुविक एसिड। ठीक है, तो ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में टूटना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, ये रेस्पायरेशन का पहला स्टेप है। ठीक है, दूसरा होता है पायरुविक एसिड से आगे क्या? आगे का रेस्पायरेशन, फेट ऑफ पायरुविक एसिड। अब जनरली अगर आप नॉर्मल ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, नॉर्मल जो है रेस्पायरेशन करते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन यूज होती है, उसमें तो इसको क्रेब्स साइकिल कहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब ऑक्सीजन नहीं होती तो इसके अलग अलग फेट होते हैं। ठीक है, तो पायरुविक एसिड आगे जाकर क्या करता है? पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में अगर जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। लेकिन इस प्रोसेस के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या होनी चाहिए? ऑक्सीजन उसे जरूरत होती है, और इस तरह के रेस्पायरेशन को बोलते हैं क्या? एरोबिक रेस्पायरेशन या ऑक्सीडेटिव रेस्पायरेशन। ठीक है, क्लियर है? लेकिन अगर कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑक्सीजन नहीं लेते, वो एयर नहीं लेते, तो वो क्या करते हैं? उनके अंदर ऑक्सीजन नहीं आती। उनके अंदर ऑक्सीजन नहीं आती तो वो क्या करते हैं? पायरुविक एसिड से या तो बना लेते हैं एल्कोहल, या बना लेते हैं लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पायरेशन। और क्लियर है बेटा? इसमें थोड़ी एनर्जी कम बनती है। क्लियर है बेटे? यहां तक समझ में आ गया? तो यहां
रेस्पिरेशन के कितने स्टेप हुए? पहला पहला ग्लूकोज से बना पायरुविक एसिड, और फिर पायरुविक एसिड से हमने क्या बनाई? एनर्जी बनाई। ठीक है, ये एनर्जी अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बनेगी तो क्या होगा? तो हमें तो क्या होगा? ज्यादा एनर्जी बनेगी। और अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनेगी तो क्या होगा? कम एनर्जी बनेगी। क्लियर है बेटे? अब आता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन दो तरह का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो इसमें क्या है? दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, pyruvic acid converted into carbon dioxide, energy is released and water molecule is also formed at the end of this process। ठीक है, यानी इस प्रोसेस में क्या होगा? एनर्जी बनेगी, ठीक है, लास्ट में एनर्जी बनेगी। दूसरा क्या होगा? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। ठीक है, ओके, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस होता कहां पर है? ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के बाद में कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होती है। दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, एयर की जरूरत नहीं होती। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन happen in the absence of oxygen. Pyruvic acid is either converted into ethyl alcohol or lactic acid. Ethyl alcohol is usually formed in the case of anaerobic respiration in the microbe। यानी माइक्रोब जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे जनरली क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे इथाइल एल्कोहल। ठीक है, और अगर हमारी मसल्स के अंदर होगा तो वो क्या बनाएगी? लैक्टिक एसिड बनाती है। ठीक है, क्लियर है? ये बात समझ में आई? तो ये लेकिन इसमें एनर्जी क्या होती है? कम बनती है। अब अगर एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम डिफरेंस करें तो बताओ कि सबसे पहला डिफरेंस क्या है? यूज ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक में यूज होता है, एनारोबिक में नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एरोबिक में होता है, एनारोबिक में नहीं हो। ठीक है, तीसरा क्या है बेटा? तीसरा क्या है? एनर्जी एरोबिक में ज्यादा है, एरोबिक में एनर्जी ज्यादा। हाँ, और एनारोबिक में नहीं। फिर एंड जो बाई प्रोडक्ट है उसमें क्या है? प्योर कार्बन डाइऑक्साइड है एरोबिक में, उसमें क्या है? लैक्टिक एसिड एंड एथेनॉल। ठीक है, क्लियर है? और जनरली एनारोबिक रेस्पिरेशन लोअर कैटेगरी में होता है, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो हायर कैटेगरी में होता है। हमारे अंदर कौन सा है? हमारे अंदर कौन सा है? एरोबिक। ठीक है, प्लांट में भी एरोबिक, लेकिन बैक्टीरिया में एनारोबिक। ठीक है, क्लियर है बेटे? ओके। हम्म, तो चलिए अब ये देखिए, ये थोड़ा सा इसका है। अब अगला जो फ्लो चार्ट दिख रहा है वो आपको, वो इसका क्या है? एक रेस्पिरेशन का फ्लो चार्ट है। इसमें देखिए ग्लूकोज पहले पहले पायरुविक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है, 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड के अंदर चेंज हो जाता है। इस स्टेप को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये रेड कलर का जो स्टेप बन रखा है जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड के अंदर बदला है, इसे कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में भी एनर्जी बनती है। अब ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो पायरुविक एसिड बना है, पायरुवेट बना है, उसके दो फेट हो सकते हैं। अगर क्या है? ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, या कम है, तो क्या होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। इसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम क्या है? फर्मेंटेशन। ठीक है, और अगर ये ह्यूमन के अंदर, मसल्स के अंदर हुआ तो क्या कहेंगे? तो इसे क्या, तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी बनेगी। और यीस्ट और दूसरे बैक्टीरिया के अंदर होता है तो क्या बनेगा? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनेगी। ठीक है, क्लियर है बेटे? इसके बाद में आता है अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो क्या होगा? अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है तो बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगी। ये प्लांट्स और एनिमल में होता है, ज्यादा एनर्जी बनती है। ठीक है, क्लियर है बेटा? अब यहां तक क्लियर हो गया। ये अगला जो है, ये है जो इक्वेशन दी है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों की दी गई है। पहली में देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर 6 ऑक्सीजन जुड़े, 6 ऑक्सीजन जुड़े तो क्या निकला? 6 CO2, 6 H2O और 38 ATP। ठीक है, क्लियर है? ये रिएक्शन ठीक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन की उल्टी है। ठीक है, ये रिएक्शन ठीक फोटोसिंथेसिस की उल्टी रिएक्शन है। ठीक है, तो एक अगर आप याद हो गई तो दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, बस उल्टी याद रखनी। ठीक है, दूसरी कौन सी है? एनारोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन है। इसमें ग्लूकोज है C6H12O6, उसका एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, मसल्स के अंदर हो रहा है, तो दो मॉलिक्यूल क्या बनते हैं? लैक्टिक एसिड के बन रहे हैं। और
क्या है, 2 एटीपी बन रही है। देखो कितनी कम एटीपी बन रही है, वहां 38 और यहां ओनली 2। ठीक है, ओके। अब आपने देखा होगा कि कभी कभी हम जब भाग के आते हैं या बहुत तेज साइकिल चला के आते हैं तो हमारे पैरों में दर्द होता है, पेन इन द लेग मसल ऑन रनिंग। व्हेन समवन रन टू फास्ट ही मे एक्सपीरियंस अ throbbing pain in the leg muscle. This happens because of the anaerobic respiration taking place in the muscle during running. The energy demand from the muscle cell increase. This compensated by anaerobic respiration and lactic acid formed in the process. The deposition of lactic acid caused the pain in the leg muscle. The pain सबसाइड आफ्टर टेकिंग रेस्ट फॉर सम टाइम। यानी कि जब आप भागते हो बहुत तेजी से तो आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, या कई बार आप लोगों ने डंबल उठाए होंगे, डोलो की एक्सरसाइज की होगी तो आपके मसल्स में भी दर्द होने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो या भाग रहे हो, तेज साइकिल चला रहे हो, तो वहां बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन उतनी एनर्जी हमें एरोबिक रेस्पिरेशन से नहीं मिलती। लेकिन बॉडी को तो एनर्जी चाहिए ना, तो वो क्या करती है, थोड़ा थोड़ा एनोरोबिक रेस्पिरेशन भी करने लगती है। अब एनोरोबिक रेस्पिरेशन करते ही क्या होता है, क्या बनने लगता है, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, और ये लैक्टिक एसिड जब जमता है तो हमें मसल्स में दर्द होना शुरू होने लग जाता है। ठीक है, फिर जब आप जैसे ही रेस्ट करते हो तो ये सारा का सारा लैक्टिक एसिड क्या होता है, हट जाता है मसल से, उसको कंज्यूम कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, हमारा आराम आ जाता है। क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ है? ये कॉमन सी बात है। फिर आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों भाई, एनोरोबिक रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया हमको तो उसमें क्या नहीं चाहिए, एयर चाहिए ही नहीं, इसीलिए गैस एक्सचेंज होगा ही नहीं। ठीक है, तो फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म नीड अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस नीड टू रिमूव फ्रॉम द बॉडी। यानी जब आपको क्या होगा, आपको जब एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, और तो उसे वो लगातार मिलनी चाहिए, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है तो उसे लगातार निकालते भी रहना है। तो ये पूरे प्रोसेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गैस एक्सचेंज करना पड़ता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट मेथड टू इनटेक द ऑक्सीजन एंड एक्सपल्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए, छोड़ने के लिए, और ऑक्सीजन को लेने के लिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके होते हैं, पर बेसिकली इनका जो आना जाना है वो एक ही मेथड से होता है, डिफ्यूजन से। ठीक है, बेसिकली एक ही मेथड से होगा, वो डिफ्यूजन से होगा, और कोई तरीका नहीं होता। यानी कि सेल के अंदर ऑक्सीजन किस तरीके से आएगी, डिफ्यूजन से, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलेगी, डिफ्यूजन से। और कोई तरीका नहीं है मैं कह दूं कि दूसरा ये तरीका है वो तरीका है, डिफ्यूजन से ही सेल में आती है और सेल से निकलती है, और कोई तरीका नहीं है। अगेन मैं फिर कह रहा हूं। अच्छा, अब क्या होता है, वो जगह जहां से कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन ले रहा है उसे क्या कहते हैं, वो मीडिया होता है, रेस्पिरेटरी मीडिया जो होता है वो, उसको वो बोलते हैं। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी मीडिया कौन सा है, एयर। ठीक है, जबकि मछली का कौन सा है, फिश का कौन सा है, वाटर। वाटर से वो ऑक्सीजन ले रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। वाटर में ऑक्सीजन थोड़ी कम होती है एयर के जो कंपैरिजन है, इसीलिए मछलियों को थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है। चलिए, तो यहां पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मैंने बता दिया डिफ्यूजन होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो डायरेक्ट बाहर से एनवायरमेंट से कैसे कर लेंगे, डिफ्यूजन से ही लेंगे। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, सेल तो डिफ्यूजन से ले लेगी, लेकिन एनवायरमेंट से हर सेल कांटेक्ट में नहीं होती। ठीक है, एनवायरमेंट से हर सेल कांटेक्ट में नहीं होती, इसीलिए क्या होता है, उनके अंदर स्पेशली क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारे अंदर क्या है, लंग्स हैं, फिश में क्या होंगी, फिश में क्या होते हैं बेटा, सांस लेने के लिए गिल्स। वेरी गुड, गिल्स। ठीक है, तो फिश में गिल्स होते हैं। ठीक है, प्लांट के अंदर भी क्या होता है, रेस्पिरेशन के लिए यही मेथड होता है। प्लांट के अंदर स्टोमेटा होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं। ठीक है, और बाद में डिफ्यूजन से सेल को देते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो यहां पर कोई अगर सेल है, तो सेल के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जाने का एक ही मेथड है, वो कौन सा मेथड है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने का, गैस एक्सचेंज का एक ही मेथड है सेल के अंदर, कौन सा है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन याद रहेगा, डिफ्यूजन।
ठीक है, ओके। लेकिन ये सिर्फ एक सेल की बात हो रही है, ठीक है, इसीलिए यूनिसेलुलर में तो डिफ्यूजन से हो जाता है, लेकिन मल्टी सेलुलर के अंदर डिफ्यूजन से नहीं होगा। मल्टी सेलर के अंदर सेल पे तो डिफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन बॉडी के बाहर से गैस को अंदर लाना और बॉडी की गैस को बाहर ले जाना, इसके लिए हमें क्या चाहिए होते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन चाहिए होते हैं। जो हमारे अंदर क्या है, ह्यूमन के अंदर क्या है? लंग्स, ठीक है, और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है? गिल्स। कॉकरोच वगैरह में इसमें कुछ जैसे ट्रेकिया होते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के होते हैं। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। हाँ जी। अब आता है, फिर मैं एक बार बता देता हूं कि जो फिशेज हैं, उनकी ब्रीदिंग रेट, उनकी पानी खींचने की रेट, उनकी जो सांस लेने की रेट होती है, वो हमारे ह्यूमन से या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से ज्यादा होती है। क्यों उनकी ज्यादा होती है? क्योंकि एयर एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन एयर, लेस इन वाटर। इसीलिए अब वाटर में क्या है, ऑक्सीजन कम है तो उनको ज्यादा वाटर लेना पड़ता है, ज्यादा वाटर लेना पड़ता है, इसलिए उनकी ब्रीदिंग रेट ज्यादा होती है। ओके। इंसेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इंसेक्ट के अंदर जो होता है, इंसेक्ट के अंदर जितने भी कीड़े हैं, उनके अंदर ट्रेकियल सिस्टम होता है, पाइप्स होती हैं वो जो डायरेक्ट ऑर्गन्स को हवा देती है, ठीक है। तो ये यहां पर होता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव डेवलप लंग्स फॉर द एक्सचेंज फॉर द गैसेस, और ये जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने क्या बनाया है? गिल्स बनाए हैं, गिल्स बनाए हैं, ठीक है बेटू। तो यहां पर ये क्या है आपके? रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेटरी सरफेसेस है। अच्छा, वो सरफेस जहां पर गैस एक्सचेंज होता है उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। ये गीली होनी चाहिए। जैसे लंग्स की जो वॉल है वो क्या है? रेस्पिरेटरी सरफेस, वो गीली होती है, ठीक है। और जो गिल्स हैं, गिल्स की वॉल है वो भी क्या है? रेस्पिरेटरी सरफेस, क्योंकि वो पानी से गैस को एक्सचेंज कर रही है, वो भी गीली होनी चाहिए, वो भी वेट होनी चाहिए, उस पर भी ये होना चाहिए, ठीक है। यहां तक समझ में आया? रेस्पिरेटरी मीडिया, जिससे आप गैस एक्सचेंज कर रहे हो, वो भी गीला होना चाहिए, ठीक है। पानी तो खैर गीला होता ही है, तो उसको तो क्या गीला करोगे, लेकिन हवा को गीला कैसे करें? तो इसीलिए क्या होता है कि हमारा जो नाक जो होता है, हमारा नेजल पैसेज जो होता है पूरा का पूरा, वो लगातार क्या करता है? जो एयर है, एयर के अंदर वाटर वेपर रिलीज करता रहता है और उसको गीला करता रहता है, ठीक है, ताकि गैस एक्सचेंज आसानी से हो जाए, ठीक है। आपके नाक के अंदर लगातार म्यूकस निकलती रहती है, और जो एयर होती है वो उस एयर के अंदर वो पानी को छोड़ती रहती है, और धीरे धीरे म्यूकस सूखती जाती है। इसीलिए आपको क्या होता है, रात को सोते हो, रात को कैसे भी सो जाओ, सुबह आपको नाक के अंदर मामला तैयार मिलता है, नेजल बबल्स मिलते हैं ना, ठीक है। फिर आप साफ करके उसको दीवार पे चिपकाते रहते हो, ठीक है। तो वो इसी से ही बनते हैं। ओके बेटे, क्लियर है? अब आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, फिर हमारे बॉडी का पार्ट है, तो पहले पहले जो इसके दो ही मेन पार्ट होते हैं, एक होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक और दूसरा होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग्स। हमारे अंदर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? लंग्स होते हैं, ठीक है। क्लियर है? सबसे मेन जो है वो लंग्स है, ठीक है। स्पॉन्जी लंग्स होते हैं हमारे। लंग्स कैसे होते हैं? स्पंज के जैसे होते हैं, ठीक है। क्लियर है? स्पंज से दो ट्यूब निकलती हैं। क्लियर है? स्पंज से क्या निकलती है? दो ट्यूब निकलती हैं हमारे अंदर। स्पंज ये लंग्स कितने होते हैं बेटा? दो होते हैं, दो होते हैं। 32 अब 32 क्यों बोल रहा हूं? एक साइड में 3 लोब्स होती है, दूसरे साइड में 2 लोब्स होती हैं, ठीक है। 32 लिखोगे तो जिस साइड 3 लिखा हुआ उस साइड के लंग्स में कितनी होती है? 3 लोब्स होती हैं, और जिस साइड में 2 लिखा हुआ उस साइड के लंग्स में कितनी होती हैं? 2 लोब्स होती, ठीक है। क्लियर है? ओके। लंग्स से दो पाइप निकलती हैं, जो कि इनको हम क्या बोलते हैं? ये आगे जाके इनको ब्रोंकाई बोलते हैं, और ये आगे जाकर क्या होती है? कॉमन एक पाइप बनाती है, जिसे विंड पाइप या ट्रेकिया भी कहते हैं। ट्रेकिया आगे जाकर, ऊपर जाकर के क्या कहां खुलता है? फेरिंग्स में खुलता है, ठीक है। कल मैंने फेरिंग्स के बारे में आपको बताया ही था। फेरिंग्स आगे जाकर कहा जाता है, एक तरफ तो माउथ में खुलता है, तो ऊपर ये कहा जाता है नेजल पैसेज में खुलता है, ठीक है। क्लियर है? इसीलिए आप मुंह से भी सांस ले सकते हो और नाक से भी ले सकते हो, ठीक है। ओके। अब जब हम बात करते हैं नेजल पैसेज की, तो नेजल पैसेज के अंदर क्या होता है? आगे जाकर क्या निकलते हैं? नाक, जो नोस्ट्रल्स आ जाते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल लेयर्स आते हैं, जिससे हम हवा अंदर लेते हैं। क्लियर है बेटा? तो यहां ये बात समझ में आई। अब वापस से चलते हैं।
बाहर से अंदर चलते हैं, ये तो हमने अंदर से बाहर आए। अब सबसे बाहर वाला जो हिस्सा कौन सा है? नॉस्ट्रल्स, नाक के छेद। ठीक है, देयर आर टू नॉस्ट्रल्स विच टेक द रेस्पिरेटरी मीडिया और एयर फ्रॉम द एनवायरमेंट और एटमॉस्फेयर। ठीक है, और इसके अंदर का जो पाथ होता है, अंदर का जो एरिया होता है, उसे क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल कहते हैं। जिसमें आप नोज पिन पहनते हो, जिसमें आपके नेजल बबल इकट्ठे होते हैं और आप निकाल के चिपकाते हो दीवार पे, दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। क्लियर? क्या कहते हैं उसे? वेस्टिब्यूल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर बाल भी होते हैं खूब सारे। ये बाल और खूब सारा म्यूकस भी होता है इसमें। ये बाल और म्यूकस क्या करता है? बाल तो क्या करते हैं? हवा को छानते हैं, मिट्टी विट्टी को अंदर जाने नहीं देते। और जो म्यूकस होता है, ये क्या करता है? हवा को साफ करता है, मिट्टी को भी अपने पे चिपका लेगा और मॉइस्चराइजर भी करेगा, मॉइस्चराइजर देगा। तो ये क्या होगा? धीरे धीरे इसे बोलते हैं एयर कंडीशनिंग। ठीक है, ये क्या करता है? एयर कंडीशनिंग करता है। ठीक है, हवा को साफ कर देगा पूरी की तरह से। द इनर लाइनिंग ऑफ द नॉस्ट्रल्स इज लाइंड बाय हेयर एंड रिमेनिंग वेट ड्यू टू mucus secretion. The mucus and the hair help in the filtration and the dust particle from the air, and एयर इज वार्म्ड अप व्हेन एंटर इन द नेजल पैसेज। जैसे ही वो अंदर नेजल पैसेज में जाएगी तो गर्म हो जाएगी। ठीक है, और क्या हो जाएगी? थोड़ी गीली भी हो जाएगी। अच्छा, नाक के अंदर और एक काम होता है, सूंघने का काम। ठीक है, स्मेलिंग का काम। नाक के अंदर एक क्या होती है? सेंसिटिव मेम्ब्रेन होती है, सेंसरी मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं श्नीडेरियन मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन नाक के अंदर सेंसरी मेम्ब्रेन होती है, जिसके अंदर सेंसरी सेल्स होती हैं, जो आपको किस के बारे में बताती हैं? स्मेल के बारे में बताती है। ठीक है, ओके। इस क्लियर बेटे? इसके बाद में क्या आता है? खूब अंदर हड्डियां, हड्डियों के बीच में नेजल पैसेज हो, खूब ज्यादा जो है नेजल ट्रैक्ट आ जाता है, जिसमें खूब सारी हड्डियां होती हैं और जिसमें के चारों तरफ खूब सारी म्यूकस होती है। तो जब हवा इनमें से होके गुजरती है, एयर इनमें से होके गुजरती है, तो क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा गीली हो जाती है। और ये कहाँ पहुंचती है? फेरिंग्स में। कहाँ पहुंचती है? फेरिंग्स में। वही पार्ट, अब फेरिंग्स के मैंने तीन पार्ट बताए थे। फेरिंग्स के तीन पार्ट थे, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स मुंह से जुड़ा हुआ है, नेजोफेरिंग्स नेजल के पैसे से जुड़ा हुआ है, और जो है लेरिंगोफेरिंग्स से जुड़ा फूड पाइप से और इससे जुड़ा हुआ है, इससे ट्रेकिया से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होता है? कहाँ जाता है? ये सारा का सारा जो है पार्ट फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स, अब यहाँ बीच में फेरिंग्स आ गया, इसका मतलब यहाँ पर आप माउथ से भी सांस ले रहे हो और नाक से भी ले रहे हो। लेकिन मुंह से सांस लेने में फायदा, नुकसान ये होता है कि मुंह के अंदर एयर का फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता। ठीक है, नहीं हो पाता, इसीलिए प्रॉब्लम आती है, जबकि नाक से एयर का फिल्ट्रेशन और कंडीशनिंग हो पाती है। फिर आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या होता है? ये इसके अंदर ये क्या है? लेरिंग्स इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द विंड पाइप। विंड पाइप के सबसे ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं लेरिंग्स, जो किससे जुड़ा होता है? फेरिंग्स से जुड़ा होता है, इसीलिए इसे फेरिंग्स और लेरिंग्स, फेरिंग्स और विंड पाइप का जोड़ भी कहते हैं। यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स होती हैं, जिससे आवाज आती है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? साउंड प्रोडक्शन का काम होता है, ये साउंड बनाने का काम करता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि अगर हमें आवाज प्रोडक्शन करनी है तो क्या निकालनी पड़ेगी? हवा निकालनी पड़ेगी। ठीक है, आवाज निकालने के लिए जब भी हमारी बॉडी से क्या है, आवाज निकलती है, इसका मतलब हवा निकली है। हवा, एयर, एयर कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, ओके। लेकिन कभी कभी आवाज, हवा बिना आवाज के भी बाहर निकल जाती है, चुपचाप बाहर हवा निकल गई लेकिन आवाज नहीं हुई। तुम कुछ और मत समझ लेना। ठीक है, क्लियर है? मैं साउंड की बात कर रहा हूं। ओके, चलिए। अब आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रेकिया के अंदर विंड को विंड पाइप कहते हैं। इसके अंदर कार्टिलेज की जो सर्कुलर रिंग होती हैं, जो एक सी शेप की रिंग होती है। अभी सी शेप की क्यों होती है मैं अभी बाद में बताऊंगा। रिंग क्यों होती है? ताकि हमेशा खुली रहे, ट्रेकिया कभी बंद ना हो। क्यों भाई खुली क्यों रहे? क्योंकि भाई इसमें से क्या आना है? एयर आना है। एयर आनी है तो अगर ये बंद हो गई तो एयर आनी बंद हो जाएगी और हम मर जाएंगे। इसलिए ये हमेशा खुली रहनी चाहिए। लेकिन फिर ये पूरे रिंग क्यों नहीं हुए? क्योंकि इसके ठीक बगल में क्या होती है? फूड पाइप होता है। इसके बगल में कौन सा पाइप होता है? फूड पाइप होता है। जब हम खाना खा रहे होते हैं तो फूड पाइप थोड़ा फैलता है, तो अगर उसको फैलने की जगह देने के लिए क्या होता है? ये थोड़ा उस जो फूड पाइप की साइड से इसमें कोई भी रिंग नहीं होती, ताकि फूड पाइप इसमें आ जाके फैल सके। ठीक है, क्लियर है बेटे? ये बात समझ में आ गई आपको? इसीलिए जब आप खाना खाते हो तब आप सांस नहीं ले पाते। ओके, फिर ट्रेकिया आगे जाकर के क्या हो जाता है? दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, हर
जो एक ब्रोंकाई किस में जाता है, एक लंग्स में जाता है, दूसरा वाला ब्रोंकाई दूसरे लंग में जाएगा। ब्रोंकाई आगे जाकर फिर डिवाइडेड होते जाते हैं और खूब ब्रांचेस बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद में ब्रोंकाई फाइनली एक लंबी ब्रांच बनाते हैं, इसे कहते हैं ब्रोंकियोल, जिस पर कोई कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होती, बल्कि ये पूरी कार्टिलेज की गोल पाइप होती है। क्लियर है बेटे? लास्ट में ये एक छोटे चैम्बर के अंदर आते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, नॉट एल्विलियो, एल्वियोलाई, ठीक है। क्लियर? एल्वियोलाई क्या होता है, लास्ट में होता है, ठीक है। लास्ट में खूब सारे अंगूर के गुच्छे की तरह दिखते हैं यहाँ पर, तो एल्वियोलाई कहते हैं उनपे। उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, एल्वियोलाई की जो वॉल होती है, उसमें खूब सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरी होती हैं, और ये बहुत पतली होती है। तो यहाँ पर जैसे ही गैस आती है, तब तक खूब ज्यादा क्या हो जाता है, वह हवा गीली हो चुकी होती है, और ब्लड से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है ये, और ऑक्सीजन ब्लड में डाल देती है। यहां पर गैस एक्सचेंज हो जाती है, ठीक है। इसके लिए प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? क्लियर, ये बात समझ में आई? तो व्हाट इज द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इन द लंग्स? एल्वियोलाई, सरफेस ऑफ एल्वियोलाई। एल्विलियो नहीं, एल्वियोलाई, ठीक है, एल्वियोलाई, ठीक है, एल वी ओ लाई, ठीक है। क्लियर है? बहुत सिंपल है। तो यहां तक समझ में आया? क्लियर है? अब यहां पर मैं बताता हूं, अब ये गैस एक्सचेंज कैसे होता है। तुम्हारी बॉडी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है या ऑक्सीजन ज्यादा है? डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ठीक है। क्यों? क्यों ज्यादा है? क्योंकि लगातार कार्बन डाइऑक्साइड बनाते जा रहे हैं, और ऑक्सीजन कम है, क्योंकि जितनी भी ऑक्सीजन है वो हमने कंज्यूम कर ली, तो हमेशा ऑक्सीजन कम रहती है। अब तुम्हारी बॉडी तुम्हारे घर में कोई चीज ज्यादा है, तो तुम उसे निकालने की कोशिश करोगे, अरे बहुत है, इसको निकालो निकालो निकालो, और जो चीज कम है उसे लेने की कोशिश करोगे। तो ठीक ऐसे ही बॉडी भी क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज्यादा होती है तो उसे बाहर निकाल देती है, और ऑक्सीजन कम है इसीलिए उसे ले लेती है। अब ये जो है डायग्राम जो है, ये किसका डायग्राम है? ये नीचे जो डायग्राम दिख रहा है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। क्लियर है? यहां पर आपको नेजल कैविटी दिख रही है, फिर आपको ओरल कैविटी भी दिख रही है, और दोनों जुड़ करके कहां घुस रही है? फेरिंग्स में घुस रही है। फेरिंग्स से फिर क्या है? लैरिंग्स। लैरिंग्स में साउंड प्रोडक्शन होता है, आवाज आती है। इसके बाद में आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। इसमें छोटे छोटे रिंग्स आपको दिख रहे हैं बेटा, ठीक है। क्लियर है? इसके बाद में ट्रेकिया आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दैट इज ब्रोंकाई। फिर ब्रोंकाई आगे जाके डिवाइड होते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। और इस तरह से ये पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। नीचे की साइड में एक जो बड़ा सा पर्दा लगा होता है, एक सेप्टा लगा होता है, इसे डायफ्राम कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारे लंग्स की कैविटी है, जिसको थोरेसिक कैविटी कहते हैं, उसको एब्डोमेन से अलग रखता है। अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म की, कि हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं। ब्रीदिंग के लिए क्या होता है, ब्रीदिंग एक तरह का मूवमेंट होता है। मूवमेंट के लिए मसल की जरूरत होती है, पर लंग्स में कोई मसल नहीं होती। लंग्स में मसल्स नहीं होती। लंग्स में क्या नहीं होती? मसल नहीं होती। अब लंग्स में मसल नहीं है तो क्या हुआ? अब लंग्स में मसल नहीं है तो फिर ये तो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम तो ब्रीदिंग करते हैं तब तो मूवमेंट होता है। तो ये कौन मूवमेंट कराता है? ये मूवमेंट कराते हैं हमारे लंग्स के चारों तरफ जो पसलियों का पिंजरा है, ठीक है, उसे रिब केज कहते हैं, ठीक है। लंग्स के चारों तरफ के पिंजरे को क्या कहते हैं? रिब केज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिब केज कहते हैं। लंग्स के चारों तरफ जो रिब केज कहते हैं। तो ये रिब केज जो है ना, ये क्या करता है, ये इसके अंदर मूवमेंट होता है। इसके चारों तरफ खूब सारी मसल्स होती हैं, ठीक है। ये मसल्स क्या करती हैं? ये मसल्स मूवमेंट कराती हैं, लंग्स को फैलाती और पिचकाती रहती हैं, जिससे क्या हो जाता है? जिससे लंग्स फैलते हैं और पिचकते रहते हैं, और एयर गैस एक्सचेंज होता है। चलिए, तो हम ये देखते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म। द ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ द लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल। जो जो रिब्स होती हैं, रिब्स के बीच के मसल्स को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। डायफ्राम इज मेम्ब्रेन व्हिच सेपरेट द thoracic chamber from the abdominal cavity. When diaphragm move down, the lungs get expanded and the air inhaled. When diaphragm move up, then lungs contracted and air exhaled. यानी कि जब डायफ्राम नीचे की तरफ होता है तो लंग्स खींचते हैं, लंग्स फैलते हैं और हवा अंदर आ जाती है, इसे इंस्पायरेशन भी कहते हैं,
ठीक है। और जब डायफ्राम डायफ्राम क्या होता है, फ्लैट हो जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाता है, तो क्या होगा, तो लंग्स सिकुड़ जाएंगे, ठीक है, और क्या होगा, लंग्स सिकुड़ेंगे तो एयर बाहर आएगी, एक्सेलेशन होगा, इसे कहते हैं एक्सपायरेशन। रेस्पायरेशन के दो टाइप हैं, इंस्पायरेशन एयर अंदर लेना, एक्सपायरेशन एयर बाहर निकालना। ठीक, क्लियर है। तो ये हुआ आपका ब्रीदिंग मैकेनिज्म। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्लियर। पहला पहला क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी कि जो 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 टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर और उसके जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, दोनों के रेस्पिरेशन में क्या फर्क होता है, मैं आपको बता ही चुका हूं पहले। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वेयर एज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म need to utilize oxygen present in the water. Air contain more oxygen in the comparison to the water. क्लियर है। तो इसीलिए क्या होगा कि वाटर, एयर में ऑक्सीजन क्या हाई है और वाटर में लो है, तो वाटर वालों की रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग रेट क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर गैस एक्सचेंज जल्दी से नहीं होता। बेटर गैस एक्सचेंज किसमें होता है, एयर में होता है। ठीक है, याद रहेगा बेटे, क्लियर है। इसके बाद आता है, व्हाट इज अ डिफरेंट वे इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड द एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। बेसिकली दो ही वे हैं। ग्लूकोज का पहले क्या होगा, सबसे पहले ग्लूकोज किसमें टूटेगा, पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज किसमें टूटेगा, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड आगे जाकर क्या बनाएगा, पायरुविक एसिड आगे जाकर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो बनाएगा क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या बनाएगा बेटे, तो तो वो तो अगर वो बैक्टीरिया के अंदर है, बैक्टीरिया और उसके अंदर है, किसके अंदर है, हमारे जो मसल्स के अंदर है, तो बनाएगा लैक्टिक एसिड। और अगर ये किसमें है, अगर ये जो है ईस्ट के अंदर है तो बनाएगा एथेनॉल। सब ठीक है। दारूबाजों को सबसे अच्छा क्या लगता है, ईस्ट लगता है। क्यों, क्योंकि वो क्या बनाते हैं, क्योंकि वो एल्कोहल बनाता है ना। हम लोग जब छंग बनाते हैं, छंग के अंदर जो फब डालते हैं, फब भी क्या है, यीस्ट ही है। चलिए समझ में आ गया बेटा। इसके बाद में आता है, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, हमारे अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहां होता है, लंग्स में। ठीक है, अब गैस एक्सचेंज हुआ लंग्स में, जरूरत है आपको कहां पर, पैर के अंदर। तो पैर तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, वो होगा बाय द ब्लड। बाय द ब्लड। ब्लड में भी ऑक्सीजन को ले जाने के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक खास तरह का पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ब्लड के जो प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा होता है ना, ब्लड प्लाज्मा, उसमें घुल करके आती है, उसमें डिसॉल्व होकर के आती है। ठीक है, द हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल to all the body cell for cellular respiration. The hemoglobin pigment present in the blood get attached to four oxygen molecules that are obtained from breathing. It forms oxyhemoglobin and blood becomes oxygenated. This oxygenated blood is then distributed to all the body cell by the heart. After giving oxygen to the body cell, blood take carbon dioxide, which is the end product of the cellular respiration. Now blood becomes deoxygenated. Since hemoglobin pigment has less affinity to CO2, CO2 is mainly transported in the dissolved form. ठीक है, this deoxygenated blood gives CO2 to the lung alveoli and take oxygen in the return. ये देखिए, अब आप यहां पर ये क्या कर रहा है, O2 क्या आ रही है, O2 ब्लड के अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर अंदर जा रही है। ठीक है, क्लियर है, तो ये आपको समझ में आ गया। लेकिन बॉडी सेल के अंदर इसका क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका गैस एक्सचेंज है। ठीक है बेटे, ये बात आपको समझ में आ गई है। अच्छा एक बात और, आपके पास एक कार है, उस कार के अंदर अगर ड्राइवर के बाद में 4 लोग बैठ सकते हैं, तो आप मैक्सिमम कितनों को बिठाओगे,
4 को ही बिठा सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि 2 नहीं बैठ सकते, 3 नहीं बैठ सकते, या 1 नहीं बैठ सकता। तो यहां बात है कि हीमोग्लोबिन की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ले जाने की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कम को नहीं ले जाएगा। जैसे अपने लेह के अंदर, अपने लेह के अंदर क्या है भाई कि ऑक्सीजन थोड़ी कम है, तो क्या होता है कि हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन 2 मॉलिक्यूल आए तो 2 को ही ले जाएगा, 3 आए तो 3 को ही ले जाएगा, 1 आए तो 1 को भी ले जाता है। जरूरी नहीं कि वो बैठा रहेगा, वेट करेगा 4 पूरे हों। ठीक है, क्लियर है बेटे, यहां तक कल समझ में आ गया? ओके। How are the lungs designed in the human being to maximize the area of exchange of gases? ठीक है, अब lungs क्या होते हैं, lungs क्या होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, स्पॉन्जी होते हैं। The exchange of gases take place between the blood of capillaries that surround the alveoli एंड द गैस प्रेजेंट इन द एल्वेलाई, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैस किसके बीच में होता है, कैपिलरीज के बीच में, और एल्वेलाई की गैस, एल्वेलाई के अंदर गैस के बीच में होता है। ठीक है, एल्वेलाई आर द साइट ऑफ द गैस ऑफ एक्सचेंज, एल्वेलाई ऑफ द साइट ऑफ द गैस एक्सचेंज, यानी एल्वेलाई किसकी साइट है, गैस एक्सचेंज की साइट है। द लंग्स गेट फिल्ड अप द एयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, जैसे ही आपने इनहेलेशन किया, एयर किसमें घुस गई, एल्वेलाई में घुस गई। ठीक है, ओके, और वहां से वो क्या करती है, गैस एक्सचेंज करती है। क्लियर है? एक लंग के अंदर क्या होता है, एक लंग के अंदर कितनी एल्वेलाई होती है, लगभग 300 से 350 मिलियन एल्वेलाई होती हैं, और ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं। और इन एल्वेलाई की वजह से क्या होता है, लंग्स कैसे होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं। तो यहां पर आज का टॉपिक खत्म होता है, आज हम यहां पे फिनिश करते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है? देखो, सबसे पहले आज की क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा कि रेस्पिरेशन इज अ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, याद रहेगा। दूसरा, इसके कितने बेसिक टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। अगर ये एयर की मौजूदगी में हो, ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, तो इसे बोलते हैं एरोबिक, और अगर नहीं हो तो उसे बोलते हैं एनारोबिक। एरोबिक के लिए क्या माइटोकॉन्ड्रिया होना बहुत जरूरी है, एरोबिक के लिए क्या होना जरूरी है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तीसरी बात क्या बात की हमने कि अब जो ये है, इनका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एनर्जी होती है, जो कि एटीपी के फॉर्म के अंदर होती है। एरोबिक में ज्यादा मिलती है, एनारोबिक में कम मिलती है। ठीक है, ओके। एरोबिक के अंदर एनर्जी के साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि एनारोबिक में क्या बनता है, एनर्जी के साथ साथ में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड या एथेनॉल। वेरी गुड बेटा, ठीक है, ओके। अब स्टेप ऑफ इसके स्टेप की बात करें तो रेस्पिरेशन का क्या हो, कितने स्टेप होते हैं बेटा, 2 स्टेप होते हैं। पहले ग्लूकोज को तोड़ते हैं, इसमें पायरुवेट में, इसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, बिल्कुल। पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। और उसके बाद में अगर एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ये क्या करेगा, अलग रास्ता बनाएगा। अगर ये एनारोबिक या फर्मेंटेशन है, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम क्या है, फर्मेंटेशन। इससे क्या बनता है, इससे क्या होगा, फर्मेंटेशन में क्या बनेगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल बनेगा, या फिर लैक्टिक एसिड बनेगा। हमारी मसल्स में क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। हमारी मसल्स में क्या बनता है बेटे, लैक्टिक एसिड, हमारी मसल्स में, याद रहेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं गैस एक्सचेंज की, ब्रीदिंग क्या है, इनटेक करते हैं तो बोलेंगे इंस्पायरेशन, और जगह से बाहर निकालते हैं तो बोलते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है, क्लियर है। इसके लिए 2 मसल काम आते हैं, इंटरकोस्टल मसल, एक तो इंटरकोस्टल मसल, दूसरा डायफ्राम। इंटरकोस्टल मसल, दूसरा डायफ्राम। ठीक है, क्लियर है। तीसरी खास बात क्या आती है, अब गैस एक्सचेंज कहां होता है, लंग्स के अंदर होता है। लंग्स के अंदर भी कहां होता है, एल्वियोलाई में होता है। एल्वियोलाई के एक साइड में क्या होती है, एयर होती है, और दूसरी साइड में क्या होता है, दूसरी साइड में क्या होता है बेटा, ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज में से हम क्या निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन अंदर कर लेते हैं। तीसरा खास बात, चौथी खास बात क्या होती है, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे की। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं। अच्छा, इसकी गैस ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। गैस को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को करता है प्लाज्मा, ब्लड का प्लाज्मा। क्लियर है। ऑक्सीजन कैरी कौन करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बहुत अच्छी तरह जुड़ जाता है।
ठीक है, ओके, और उसको अपने साथ में ले जाता है और कहां देता है, सेल को दे देता है, ठीक है। लेकिन सेल के अंदर ही किस मेथड से होगा, डिफ्यूजन मेथड से होगा, ठीक है। सेल के अंदर जो गैस एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन मेथड से होगा, गैस एक्सचेंज हमेशा डिफ्यूजन से ही होता है, ठीक है, डिफ्यूजन से ही होता है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहां पर इसको कौन चाहिए होता है, ब्लड, ब्लड में भी कौन सा, ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन, और और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर घुल जाती है, प्लाज्मा में जो वाटर होता है उसमें ये घुल जाती है, कौन घुल जाती है, ऑक्सीजन घुल जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है किसमें, प्लाज्मा में, ठीक है। और ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, फिर से बता देता हूं, ब्लड को, जो ब्लड का हीमोग्लोबिन कहते हैं, वेरी गुड बेटा। चलिए इसके बाद आता है अब रेस्पिरेटरी, जो सिस्टम की बात करें, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दो पार्ट है, कौन कौन सा, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है लंग्स, जिसके अंदर जो जिसकी यूनिट क्या है, जिसकी यूनिट है एल्वियोलाई, ठीक है। लंग्स दो होते हैं, क्लियर है, लंग्स से जो पाइप निकलता है उसे बोलते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से जो आगे जाकर मिलकर क्या बनाते हैं, विंड पाइप, विंड पाइप पे सी शेप रिंग्स होती हैं जिसको ट्रेकिया भी, इस विंड पाइप को क्या बोलते हैं, ट्रेकिया भी कहते हैं। इसके सबसे ऊपर वाले चैम्बर को बोलते हैं लैरिंग्स, जहां पर साउंड प्रोडक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो कि साउंड प्रोडक्शन का काम करती हैं। इसके बाद में क्या आता है, फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स फूड ट्रैक और विंड ट्रैक दोनों को क्रॉस करता है यहाँ का, यानी कि ये क्या है, ये हमारा जो क्रॉस है बॉडी के अंदर, क्रॉस है एक, जहां पर दो पाथ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, फूड का पाथ और विंड का पाथ, पाथ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। इसीलिए खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर खाना खाते आप बोलते हो तो विंड पाइप खुल जाता है और फूड पार्टिकल खाने में चले जाते, विंड पाइप में चले जाते हैं और आपको जोर से खांसी आती है और चावल का दाना छींक के साथ बाहर निकलता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, ठीक है, वो इसी वजह से होता है, ठीक है बेटे। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है, इसके बाद अगला क्या आता है, इसके बाद अगला आता है नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के अंदर खूब सारी म्यूकस होती है जो आपको क्या करती है, एयर का कंडीशनिंग करती है। लास्ट में नोस्ट्रल, लास्ट में जो है जो नोस्ट्रल्स होते हैं वहां पर बाल होते हैं जो एयर का फिल्ट्रेशन करते हैं। तो यहां पर ये खत्म हुआ, ये लास्ट वाले में से मैं सारे के सारे जो है आपको क्वेश्चन दूंगा, आज के 20 क्वेश्चन इसी में से होंगे, आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो को दोबारा देख लेना, मैं अभी यूट्यूब पे इसको अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास खत्म होती है, गुड बाय बेटा, टेक केयर, अपनी अच्छी तरह पढ़ाई करना, ठीक है, ओके। बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग, तन मजबूत, मन मजबूत और अध्ययन मजबूत, ओके बेटे, बाय।